थंबनेल तो देख लिया होगा आपने, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। देखिए बेटे, नॉर्मल सी बात है कि आपके इस बारी नीट और जेईई एग्जामिनेशंस में लगभग 8 से 9 चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं और सिर्फ एक नया चैप्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। चैप्टर में काफ़ी टॉपिक है। हमें जानना है सॉल्ट एनालिसिस के बारे में, हमें जानना है कुछ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में, हमें जानना है कुछ कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के टेस्ट के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको उसका टेंशन नहीं लेना, बिकॉज मैं हूं ना। हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे बातें शुरू करने वाले हैं बेटे वो है सॉल्ट एनालिसिस। मैं अमित सर और आप सभी का मेरे इस चैनल माय केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। जो बातें आपको बताई जाएं उनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूं जो आपके कोर्स से अलग होगा। जितना बताऊं उतना प्रिपेयर कीजिए, काफ़ी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस बेटे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? आपको एक सॉल्ट दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे CaCl2 का एक सॉल्ट दिया गया और मुझसे कहा गया कि आप ये बताइए कि सॉल्ट में कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है। यानी हम अगर ये डिटेक्ट करने जा रहे हैं कि कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है इस दिए हुए सॉल्ट में, तो ये प्रोसेस क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। I'll be the last one left when the lights go out. देखिए आपको ये तो पता लग गया कि सॉल्ट एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जनरल बात है कि सॉल्ट की एनालिसिस ही करनी है आपको, लेकिन उसके पहले ये बात बहुत जरूरी है कि ये जान ले कि सॉल्ट क्या होता है। जनरली बेटे सॉल्ट को बनाने के लिए हम एक एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। जी हाँ, हम परफॉर्म करवाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने NaOH और HCl का केमिकल रिएक्शन करवा दिया। इस रिएक्शन से हुआ क्या? NaCl और H2O बना। यहाँ पे NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट है। अगर आप इस NaCl को ब्रेक करोगे ना तो ये Na+ और Cl- से बना हुआ है। Na+ हमारा केटायन है और Cl- हमारा एनायन। आपको इसी सॉल्ट में इसी केटायन और एनायन को ही ढूंढना है। दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जरा सा बातों को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो Na+ आया है ये आया कहां से है? ये आया है NaOH से। NaOH क्या है? हमारा बेस है और Na+ केटायन है। यानी जो भी केटायन हमारे पास आएगा वो बेस से आएगा, इसीलिए आप उन्हें बेसिक रेडिकल का नाम दोगे। Cl- कहां से आया है? HCl से। Cl- हमारा एनायन है और वो आया है एसिड से, इसीलिए जिस भी एनायन के बारे में आप बात करोगे हम उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा एसिड रेडिकल। यानी किसी सॉल्ट एनालिसिस में आपको ढूंढना क्या है? उसका बेसिक रेडिकल और उसका एसिड रेडिकल। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't. चलिए ये तो क्लियर हो गया कि सॉल्ट एनालिसिस बेटे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें आपको बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स को ढूंढना है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आप पहले किसे ढूंढने जाएंगे और कैसे ढूंढेंगे। हमें सीखना है कि कैसे ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है बेटे कि आप पहले किसको ढूंढने जाओगे, अपने सॉल्ट में बेसिक रेडिकल्स को या एसिड रेडिकल्स को। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आज मेरा मन बेसिक रेडिकल्स का है तो मैं बेसिक रेडिकल का टेस्ट करूंगा, या आज एसिड रेडिकल को टेस्ट करने का मन है तो एसिड रेडिकल का करूंगा। हमारा प्रोसेस एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ता है। आपको सबसे पहले एसिड रेडिकल्स को टेस्ट करना है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर अगर मैं बेसिक रेडिकल्स को टेस्ट करना चाहता तो क्या नहीं हो सकता था? देखिए बेटे प्रॉब्लम कहां आती है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे कुछ एसिड रेडिकल्स हैं, यानी कुछ एनायंस हैं, जैसे ऑक्सलेट आयन, बोरेट आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्सलेट आयन, फॉस्फेट आयन, सिलिकेट आयंस। ये आयंस हमारे इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं। इनका क्या मतलब हुआ?
जब आप केटायंस का टेस्ट करोगे ना और उस सॉल्ट में इनमें से कोई भी एनायन मौजूद होगा तो वो केटायन के साथ अपना भी टेस्ट दे देगा, यानी आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि मेरे केटायन का टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, या आपके सामने एक बड़ा कंफ्यूजन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले एसिड रेडिकल्स को टेस्ट कर लिया होता तो क्या ये बेसिक रेडिकल्स फिर से इंटरफेयर नहीं करते? तो देखिए, अगर आपने एसिड रेडिकल्स को टेस्ट कर लिया होता पहले और आपको ये पता लग चुका होता कि इसमें ऑक्सलेट आयन जो कि एक इंटरफेयरिंग रेडिकल है वो भी मौजूद है, तो जब आप बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने जाते ना तो पहले हम इस ऑक्सलेट आयन को वहां से एलिमिनेट कर देते, और एलिमिनेट करने के बाद जब आप बेसिक रेडिकल्स को टेस्ट करते तो प्रॉब्लम नहीं बनती। यानी अगर आप पहले बेसिक रेडिकल को टेस्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से इंटरफेयरिंग रेडिकल्स भी हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आपने पहले एसिड रेडिकल्स को टेस्ट कर लिया तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो बेसिक रेडिकल्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं हो पाएगा। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. देखिए बेटे, ये तो पता लग गया कि सॉल्ट एनालिसिस में पहले आपको एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करना है, लेकिन एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं। देखो बेटे, एसिड रेडिकल्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में। ग्रुप 1 क्या होते हैं? आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, इसे बनाया कैसे सॉल्ट सॉल्यूशन को? जनरल नॉर्मल तरीके से जो बनाने का तरीका है उसमें आप सॉल्ट लोगे, जरा सा डिस्टिल वाटर लोगे, जरा सा गर्म करोगे और उसे सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। एक बार आपने सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन में आपने क्या मिलाया? आपने मिलाया डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। अगर इसको मिलाने पर कोई भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट बनता है, यानी कोई भी गैस फॉर्म होती है, तो ये कंफर्म करता है कि वो मेंबर मेरा ग्रुप 1 का है, क्योंकि ग्रुप 1 के मेंबर्स वॉलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसी गैस रिलीज नहीं हो रही है, इसका मतलब ग्रुप 1 नहीं है। अब आप ग्रुप 2 को टेस्ट करोगे, आप इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करोगे कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 को ऐड करने से अगर कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट बना, यानी फिर से कोई गैस बनी, तो वहां पर आप बोलोगे कि ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। लेकिन अगर आपको यहां पर भी कोई गैस नहीं बनती हुई मिली, इसका मतलब वो हमारे थर्ड ग्रुप में रखा गया होगा। थर्ड ग्रुप में वो रेडिकल्स रखे गए हैं जो डाइल्यूट या कंसंट्रेट एसिड के साथ कोई भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करते। I'll be the last one left when the lights go out. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने एसिड रेडिकल्स को ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कैसे डिवाइड करोगे। अब आप इन ग्रुप्स को कैसे स्टडी करोगे हमें ये समझना है, और इनमें कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं ये समझना है। लेकिन उनको समझने के पहले जरा सी बातों को और क्लियर कीजिएगा। देखिए बेटे, जब आप इनका टेस्ट करने जा रहे हो ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी एसिड रेडिकल को टेस्ट करते समय आपको टेस्ट को 2 पार्ट में करना है, एक उसका प्रीलिम टेस्ट और एक उसका कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रीलिम टेस्ट हमें आइडिया देगा कि ये रेडिकल हो सकता है, और कंफर्मेटरी टेस्ट कंफर्म करेगा कि ये आयन ही होगा। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. देखिए बेटे, प्रीलिम और कंफर्मेटरी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए होगा। सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए, उसके बाद ही तो आप इन टेस्ट को परफॉर्म करोगे। आप सॉल्ट लोगे और उसे डिस्टिल वाटर में डालोगे और जरा सा गर्म करोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा सॉल्ट सॉलेबल ही नहीं होता। अगर नहीं होता है तब आप किस तरीके से अपनी टेस्ट को आगे परफॉर्म करोगे। ऐसे केस में हम फॉर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है, देखिए, हम एक इवोपोरेटिंग डिश ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर, आप देख सकते हो डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा होगा। इस पर्टिकुलर डिश में हम करते क्या है, हम 1 से 2 ग्राम अपना सॉल्ट डालते हैं और लगभग उससे 3 गुना ज्यादा हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, और 10 से 15 ml हम वाटर मिलाते हैं और इसको बॉईल करते हैं। जब आप इस सॉल्यूशन को बॉईल करते हो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होता है।
इस सॉल्यूशन में कुछ पार्ट सॉल्युबल होता है और कुछ इनसॉल्युबल। अब इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से आप अलग कर लेते हो। जो सॉल्युबल पार्ट है, जिसे आप फिल्ट्रेट कहते हो, इसे हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कहेंगे, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचा हुआ पार्ट है उसे हम रेसिड्यू कहेंगे, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। होता क्या है जब आप इसे कर रहे हो, जैसे देखो AgCl जो है ना बेटे, ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। आप इसे पानी में डालोगे ये सॉल्युबल ही नहीं होगा। आपके एग्जाम में आपको AgCl का सॉल्ट मिला जो कि पानी में सॉल्युबल ही नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि मेरा Cl माइनस है? क्योंकि जब तक AgCl पानी में नहीं सॉल्युबल होगा, Cl नेगेटिव पानी में आएगा ही नहीं। तो आपने क्या किया, आपने AgCl का 1 से 2 ग्राम का सॉल्ट लिया, लगभग 3 गुना, यानी 4, अगर 1 ग्राम लिया तो 3 ग्राम तक सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और अगर 2 ग्राम लिया है AgCl तो 6 ग्राम तक सोडियम कार्बोनेट लिया। 10 से 15 ml आपने डिस्टिल वाटर लिया और सिस्टम को बॉईल करना शुरू कर दिया। जब आपने इसको बॉईल किया तो हुआ क्या कि जो सोडियम है ना, उसने Ag को रिप्लेस कर दिया, यानी आयंस एक्सचेंज हो गए, फॉर्म हो गया NaCl और Ag2CO3। NaCl सॉल्युबल है, यानी ये आपको फिल्ट्रेट में मिलेगा। जनरली सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने से होता क्या है कि हमारा केटायन रिप्लेस हो जाता है Na+ से, और Na+ के नॉर्मली सभी सॉल्ट सॉल्युबल है, तो आपका जो एनायन है वो अब सोडियम के साथ आ गया, यानी अब वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है, और अब हमारे सोल्यूशन में वो एनायन मौजूद है, और आप अब उसे इजीली टेस्ट कर सकते हो। I'll be the last one left when the lights go out. जी, अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं बेटे सबसे पहले अपने ग्रुप 1, जो कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई गैस रिलीज करता है, उसका प्रीलिम टेस्ट कैसे होगा, आइए समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, या तो डिस्टिल वाटर में सॉल्युबल है, या तो वो सॉल्युबल है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में। अब आपने क्या किया, जब आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो कोई गैस बाहर आई। अगर जो गैस बाहर आई आपने उसे स्मेल किया, टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसकी स्मेल आपके पास जब आई तो आपने देखा क्या कि उसमें हमें विनेगर की स्मेल मिल रही है। अगर विनेगर की स्मेल है, इसका मतलब वो एसिटिक एसिड हो सकता है। एक आइडिया मिला, और ये आइडिया बताता है कि उसका एनायन हमारा एसीटेट आयन होगा। कैसे कंफर्म करेंगे वो आगे की बात है। अगर हमारे पास एक गैस रिलीज हुई जिसमें कोई स्मेल नहीं थी, कोई कलर नहीं था, लेकिन वो बुदबुदाहट के साथ, जिसे हम ब्रिस्क इफेवेसेंस कहते हैं, जैसे पानी में आप इनो मिला दीजिए तो जिस तरीके के बुलबुले बनने लग जाते हैं, उस तरीके से कुछ बनता हुआ मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, और ये इंडिकेट करता है कि ये एनायन हमारा जो होगा वो कार्बोनेट आयन होगा। अगर आपने डाइल्यूट HCl मिलाया और उसको मिलाने से हमारे पास रेड ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती हुई मिली, तो ये गैस NO2 गैस हो सकती है, और यहां पे ये कंफर्म करेगा कि ये NO2 नेगेटिव मतलब नाइट्राइट आयन है। अगर हमारे पास क्या हुआ कि कलरलेस गैस बाहर आई, लेकिन उसकी स्मेल पंजेंट स्मेलिंग थी, बर्निंग सल्फर जैसी, तो ये जो गैस हमारे पास रिलीज हो रही है बेटा, ये SO2 गैस है, और ये SO2 गैस का कंफर्म करता है कि यहां पर SO3 नेगेटिव आयन यानी कि सल्फाइड आयन होगा। अगर जो स्मेल गैस की आपको मिली वो रोटेन एग जैसी है, एक गंदे नाले में से जो स्मेल आती है वैसी, तो ये H2S गैस होगी, और ये H2S गैस आपको कंफर्म करती है कि मेरा जो एनायन होगा वो सल्फाइड आयन होगा। तो ये जो कुछ रेडिकल्स आपको मैंने बताए, ये हमारे ग्रुप 1 में रखे जाते हैं, जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई गैस रिलीज करते हैं। इन्हें याद कैसे रखें, एक वर्ड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, स्कैंट्स, SCANTS। यहां पर जो S है वो आता है सल्फाइड आयन के लिए, सल्फाइड IDE, S पर 2 नेगेटिव। दूसरा C जो कि इंडिकेट करता है कार्बोनेट आयन को, CO3 2 नेगेटिव। फिर आता है A जो कि बताता है बेटे आपको एसीटेट आयन, CS3COO नेगेटिव। फिर आता है N जो बताता है आपको नाइट्राइट आयन, NO2 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास आता है T यहां पर थायोसल्फेट है। मैंने आपको इसके लिए कुछ बताया नहीं क्योंकि थायोसल्फेट हमारे प्रीलिम टेस्ट के साथ इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो SO2 गैस और सल्फर बर्निंग स्मेल आपको मिलेगी, साथ में सल्फर भी बनता हुआ मिलेगा कुछ। तो थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव,
और लास्ट अगर मैं बात करूं तो जो S आया वो आता है हमारे सल्फाइड के लिए, SO3 नेगेटिव। तो आप इन रेडिकल्स को याद रख सकते हो। ये तो प्रीलिम टेस्ट है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट आपको सबके नहीं पढ़ने। आपके कोर्स में यहां पर सिर्फ 3 ही रेडिकल्स हैं, जिनके आप प्रीलिम टेस्ट भी उन्हीं तीनों के प्रिपेयर करो, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहला कार्बोनेट आयन, दूसरा नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, और तीसरा सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। When I feel like dying, I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me 'cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to pain. अब हम बेटे ग्रुप 1 के कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें 3 ही एनायंस पढ़ने हैं। और उसमें पहला एसिड रेडिकल जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बोनेट आयन। अब आप कार्बोनेट आयन को कैसे टेस्ट करोगे? देखो, जब आप कार्बोनेट आयन के सॉल्ट आपको दिया गया, उसमें आप डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो होगा क्या? CO2 गैस रिलीज होगी। मान लीजिए आपको सॉल्ट Na2CO3 दिया गया तो क्या होता? देखिए रिएक्शन क्या होगा। Na2CO3 ने जब केमिकल रिएक्शन किससे किया बेटे? डाइल्यूट HCl से, तो बना क्या? NaCl फॉर्म हो गया। साथ में हमारे पास एक गैस रिलीज हुई, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रीलिम टेस्ट क्या है? एक ब्रिस्क एफिशिएंसी के साथ गैस बाहर आई। ये जो गैस हमारे पास बाहर आई बेटे, ये गैस CO2 गैस है या नहीं, इसे आप कंफर्म कैसे करें? क्योंकि अगर आपने कंफर्म कर लिया कि ये CO2 गैस है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कार्बोनेट आयन है। तो अब इस CO2 गैस को हमने क्या किया? लाइम वाटर के सोल्यूशन में पास किया। लाइम वाटर जो होता है वो बेटे कलरलेस होता है। जैसे ही CO2 गैस पास हुई, लाइम वाटर मिल्की हो गया। और अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 को पास कर दिया तो लाइम वाटर कलरलेस हो गया। जी हाँ, ये कंफर्म करता है कि ये CO2 गैस की प्रेजेंस होगी। रिएक्शन क्या बनेंगे आप देख सकते हो। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है बेटे CaOH ट्वाइस। जब इसने CO2 से रिएक्शन किया तो बना क्या? CaCO3 और साथ में H2O फॉर्म हुआ। ये CaCO3 जो है ये व्हाइट कलर का है, और इसमें जब हम लगातार CO2 गैस पास कर रहे होते हैं तो यही CaCO3 चेंज हो जाता है CaHCO3 ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि अगेन एक कलरलेस सॉल्यूशन है। चलिए, ये तो बात हो गई कि CO2 को आपने टेस्ट कर लिया। अब आपके एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि आपके पास एक सॉल्ट है, आपने उसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया, एक गैस रिलीज हुई, गैस ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। बताइए वो कौन सा एसिड रेडिकल है? तो आप अपने आंसर में कार्बोनेट आयन ही टिक करोगे। लेकिन याद रखिएगा, एक और एसिड रेडिकल भी है जो कुछ ऐसा ही करता है। जी हाँ, हमारा SO3 नेगेटिव। कोर्स में तो नहीं है, लेकिन CO2 और SO2 के बीच के डिफरेंस को जानना हमें जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर रीजनिंग बनती है। अगर आपके पास जो SO3 नेगेटिव है, उसके सॉल्ट में, जैसे कि आपके पास Na2SO3 का सॉल्ट है और आपने उसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, तो क्या हुआ? एक पंजेंट स्मेल गैस बाहर आई, जो कि आपके प्रीलिम टेस्ट था SO2 का, लेकिन आप स्मेल करके नहीं पहचान पा रहे थे। अब इस गैस को कंफर्म कैसे करेंगे? आपने लाइम वाटर में पास कर दिया, लाइम वाटर मिल्की हो गया। जी हाँ, आपको लगा कि ये CO2 गैस है, लेकिन हुआ नहीं, ये SO2 गैस थी। और एक्सेस ऑफ SO2 गैस पास करेंगे तो क्या होगा? लाइम वाटर वैसे ही कलरलेस हो जाएगा। यानी एक बड़ा कंफ्यूजन आ गया ना कि ये गैस CO2 है या SO2 है, क्योंकि दोनों ही गैसेस लाइम वाटर को मिल्की कर देती हैं। तो आप कैसे पता करोगे? जरा सा समझिए बातों को बेटे। CO2 को अगर आप देखोगे तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ये कार्बन का सबसे बड़ा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बन इससे बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता।
लेकिन जो SO2 गैस आपके पास है इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। +4 होने का मतलब सल्फर अपने +4 स्टेट से +6 तक जा सकता है और -2 तक जा सकता है। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसी एक बिहेवियर पर हम CO2 और SO2 को डिफरेंशिएट करेंगे। वो कैसे? आपने सॉल्ट लिया, डाइल्यूट HCl मिलाया, कोई गैस बाहर आने लगी। ना तो SO2 का कोई कलर था ना तो CO2 का कोई कलर था। अब पता कैसे लगाएं? क्योंकि दोनों लाइम वाटर को मिलकर कर सकते थे, तो आपने फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर को KMnO4 सॉल्यूशन में डिप किया और उस KMnO4 सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले गए। जैसे ही आप माउथ पे ले गए, उस गैस का कांटेक्ट हुआ, अगर वो गैस CO2 होगी तो KMnO4 CO2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, यानी KMnO4 के सॉल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये गैस SO2 है तो SO2 गैस KMnO4 के साथ केमिकली रिएक्शन करेगी, उसे रिड्यूस कर देगी Mn2 पॉजिटिव के स्टेट में, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी SO3 में। और Mn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है, यानी आपने अपने सॉल्यूशन KMnO4 के सॉल्यूशन को कलरलेस कर दिया। हमारा पहला टेस्ट तो कंफर्म हो गया। K2Cr2 से भी कर सकते हैं। अब हम अपने K2Cr2 के ऑरेंज करेगा, दूसरे आयन को फिल्टर पेपर को क्या किया? आयन है ऑरेंज फिल्टर पेपर आयन, डिप किया फिल्टर पेपर को K2Cr2 के साथ, ऑरेंज सॉल्यूशन दिया गया। आप माउथ पे ले गए, अगर वो गैस SO2 क्या मिलाया, डाइल्यूट K2Cr2 के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेगी, गैस बाहर उसे ऑक्सीडाइज कर देगी SO3 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा K2Cr2 Cr3 पॉजिटिव, नाले जैसी Cr3 पॉजिटिव। जो गैस बाहर आई है क्या बता रही है? यानी आपको आइडिया दे रही है पेपर, ये सल्फाइड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर ऐसा H2S की है तो वो गैस SO2 है। इसे कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ कैसे लेके जाओगे? कंफर्म कि वो मेरी गैस रिलीज हो रही है CO2। आप सबसे पहले क्या करते हो कि हम लेड एसीटेट के सॉल्यूशन से फिल्टर पेपर को गीला करके लाते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जाके रख देते हैं। H2S जैसे ही लेड एसीटेट के कांटेक्ट में आता है ना बेटे, PBS का ब्लैक PPT बना लेता है। ये पहला कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अगर आप फर्दर टेस्ट करना चाहते हो तो एक और तरीका है, आप सिल्वर नाइट्रेट में H2S गैस पास कर दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आप पास करोगे बेटे H2S गैस, सिल्वर का Ag2S का भी एक ब्लैक PPT बन जाएगा। इसके अलावा हम एक पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट अगर बनाया हुआ है तो आपके पास सल्फाइड Na2S के फॉर्म में ही होगा। अब ये जो Na2S है, इसी में आप मिलाते हो अपने एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड को, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को। फॉर्मूला आप देख सकते हो, लिखा हुआ आपको मिल रहा है Na2 कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट FeCN5NO। ये जो कंपाउंड है बेटे, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि एक रेड कलर का कंपाउंड होता है। जब इसके साथ रिएक्शन होता है किसका? Na2S का, तो सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का एक कंपाउंड बनता है। और ये सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड जो है, आप फॉर्मूला देख सकते हो, Na2S में 2 सोडियम और जुड़ गया, यानी अब हो गया Na4, और ब्रैकेट में FeCN5NO के साथ सल्फर जाके जुड़ गया है। ये वॉलेट कलर का कंपाउंड है, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो NO है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। यहाँ पर जो NO है बेटे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है। NO के 2 फॉर्म्स मिलते हैं, नाइट्रोसिल जब NO न्यूट्रल होता है, या नाइट्रोसोनियम जब NO +1 होता है। यहाँ पर NO +1 के स्टेट में है, मतलब जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो NO के लिए क्या यूज करोगे? आप नाइट्रोसोनियम वर्ड यूज करोगे। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. जी हाँ, हमारे ग्रुप 1 के एसिड रेडिकल्स का आपका तीसरा और आखिरी रेडिकल जो हमारे कोर्स में है, NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन। आप नाइट्राइट आयन को टेस्ट कैसे करते हो? आपको सॉल्ट दिया गया बेटे, सॉल्ट सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, एक रेड ब्राउन कलर की गैस निकली। ये कैरेक्टरिस्टिक गैस दिखती है कलर के फॉर्म में, जिसे देखते ही आप पहचान जाओगे कि हाँ ये NO2 का ही कलर है। बट इट इज़ आर प्रीलिम टेस्ट, जो कि ये आइडिया दे सकता है कि हमारा जो एसिड रेडिकल है वो NO2 निगेटिव होगा। अब इसे कंफर्म कैसे करें? आपने सॉल्ट लिया, उसमें आपने मिलाया डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, और साथ में हमने ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कि ग्रीन कलर का था। जैसे ही आपने इसे मिलाया, हमारे पास एक ब्राउन कलर की रिंग बनना शुरू हो गई।
जी हाँ, ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला टेस्ट है। फॉर्मेशन हुआ FeH2O5NO का और SO4 कॉम्प्लेक्स के बाहर। ये जो मेरा कंपाउंड फॉर्म हुआ बेटे, ये ब्राउन रिंग टेस्ट मिलती हुई मिली, जो कि NO2 निगेटिव का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। इसके अलावा सॉल्ट सोल्यूशन में आपने डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया और साथ में KI मिला दिया। जब आपने देखा बेटे कि जो सॉल्ट है जब वो रिएक्शन करता है डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से तो HNO2 बनाता है। इस HNO2 ने क्या किया, KI से रिएक्शन करके उस KI में I निगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में, और ये जो I2 है, इस I2 को वॉयलेट कलर का गैस बाहर आती है। कंफर्म कैसे करें कि I2 है? आपने क्या किया, फिर से फिल्टर पेपर लिया, स्टार्च के सोल्यूशन में डिप किया और माउथ पे ले गए। स्टार्च I2 के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपका फिल्टर पेपर तुरंत ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट अगेन फॉर NO2 नेगेटिव। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic just to अब हम बात करने वाले हैं आपसे बेटे ग्रुप 2 के रेडिकल्स के बारे में। ग्रुप 2 के वो एनायनिक रेडिकल्स जो कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो कोई वॉलेटाइल यानी कोई गैस नहीं प्रोड्यूस करते, लेकिन अगर आप उसमें ऐड कर देते हो क्या, कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl, तो दे प्रोड्यूस अ गैस। जनरली बेटे हम लोग डाइल्यूट केस में सल्फ्यूरिक एसिड और HCl दोनों मिलाते थे, लेकिन जब आप ग्रुप 2 में आते हो तो हम कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेट HCl ना मिलाना पड़े, क्योंकि कंसंट्रेट HCl मिलाने पे हमारा Cl- सोल्यूशन में आ जाता है और इस ग्रुप में क्लोराइड आयन ही मौजूद है। यानी कंसंट्रेट HCl से एक बड़ा कंफ्यूजन सा बनता है कि क्या क्लोराइड आयन हमारा जो आया है टेस्ट में वो HCl के कारण आया है या पहले से ही सॉल्ट में क्लोराइड आयन था। इसीलिए ग्रुप 2 को टेस्ट करते समय सिर्फ हम कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करते हैं। आपने सॉल्ट सोल्यूशन लिया और उसमें क्या मिला दिया, कंसंट्रेट H2SO4। जैसे ही आपने मिलाया कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने आए। अगर कोई पंजेंट स्मेल आई और कोई कलर नहीं था तो वो गैस HCl हो सकती है और ये क्लोराइड आयन को इंडिकेट कर रहा है। अगर ब्राउन कलर की गैस बाहर आती है तो वो Br2 की हो सकती है, जो बताता है Br नेगेटिव की प्रेजेंस। अगर वॉयलेट कलर की गैस बाहर आती है तो वो I नेगेटिव बताता है, यानी जो गैस बाहर आई वो I2 थी और ये आयोडाइड आयन है। एंड द लास्ट, अगर आपको रेड ब्राउन कलर की गैस बाहर मिलती है विद कंसंट्रेट H2SO4 तो वो NO2 गैस होगी और ये नाइट्रेट आयन को कंफर्म करेगा। देखिए बेटे, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सलेट आयन भी इसी ग्रुप में है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इस पर हम बात नहीं कर रहे। हाँ बेटे, अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 के कंफर्मेटरी टेस्ट में, जिसमें पहला आयन हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे क्लोराइड आयन के बारे में। आपने क्या किया, सॉल्ट सोल्यूशन लिया, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, एक सफोकेटिंग कलरलेस गैस बाहर आई। जी हाँ, गैस HCl की है। इसे हम प्रीलिम टेस्ट बोल सकते हैं। कंफर्म कैसे करें कि HCl गैस है? हमने इस HCl गैस जो कि रिलीज हो रही थी टेस्ट ट्यूब से, उसी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर NH4OH से डिप्ड एक ग्लास रॉड को लाके रखा। जैसे ही वहां पे हमने ग्लास रॉड को लाके रखा तो वहां पे वाइट डेंस वाइट फ्यूम बन गई। ये वाइट फ्यूम NH4Cl की है। आप देख सकते हो NH4OH एक बेस है और HCl से रिएक्शन करके वो NH4Cl का एक सॉल्ट बनाता है। हाँ, आप इसे आप आगे भी कंफर्म कर सकते हो, वो कैसे कि HCl गैस थी कि नहीं। HCl MnO2 के साथ केमिकल रिएक्शन करके बेटे क्लोरीन गैस बनाता है, जो कि पेल ग्रीन कलर की होती है। MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि HCl के Cl- को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। तो आपने NaCl और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया और उसी में 1 या 2 चुटकी MnO2 की मिला दी। जैसे ही हमने MnO2 मिलाया, एक ग्रीन कलर की गैस बाहर आने लगी। ये गैस अब क्लोरीन गैस है और ये कंफर्मेटरी टेस्ट बनता है हमारे पास अगेन क्लोराइड आयन का। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, जो आपको जानना है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में आपने क्या करना है बेटे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में आपने सॉल्ट लिया, सोडियम का जो कार्बोनेट का आपने एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ था उसे नहीं लेना है आपको, आपने नॉर्मल सॉल्ट लिया। ये नॉर्मल सॉल्ट में हो सकता है कि क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ा हो या हो सकता है किसी और आयन के साथ जुड़ा हुआ हो।
तो हमने क्या किया कि नॉर्मल सॉल्ट लिया, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया और उसमें हमने ऐड किया K2Cr2O7। जब आपने इन तीनों को मिलाया और सोल्यूशन को बॉईल करना शुरू किया तो एक वेपर बाहर आई जो कि रेड ऑरेंज कलर की थी। ये वेपर CrO2Cl2 की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो आप इटार्ड रिएक्शन में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने में यूज करते थे। अब ये जो क्रोमिल क्लोराइड हमारे पास फॉर्म हुआ CrO2Cl2, अगर आप इस वेपर को जो गैस रिलीज हो रही है इसे NaOH में पास करते हो तो Na2CrO4 का येलो कलर बन जाता है। इस Na2CrO4 में अगर आप लेड एसीटेट मिला देते हो तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। और ये जो Na2CrO4 था इसमें अगर आप जरा सा H2O2 मिला दो और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और ईथर ऐड करते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड CrO5 बनता है, क्रोमियम का परऑक्साइड। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो CrO5 का, जहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं जो कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दो परऑक्साइड लिंकेज है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बैठ रहा है वो +6 है। नॉर्मल वे से अगर आप निकालोगे तो +10 आ जाएगा कि जो कि रॉन्ग है। देखिए बेटे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में जो CrO2Cl2 बना वो किस इक्वेशन के साथ बना, देखिए मैं लिख रहा हूं। NaCl जब H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करता है ना बेटे तो HCl बनता है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और ये जो K2Cr2O7 है ये भी H2SO4 से रिएक्शन करता है और KHSO4 और साथ में CrO3 बनाता है। ये CrO3 HCl से रिएक्शन करके CrO2Cl2 की वेपर बनाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में जब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बताया तो मैंने बताया कि आपको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना है, आपको नॉर्मल सॉल्ट में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाना है। यानी कुछ सॉल्ट्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। जनरली वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हुए मिलेंगे। कौन से एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। AgCl, CuCl, HgCl2, Hg2Cl2, SN के दोनों फॉर्म SnCl2, SnCl4, PbCl2 एंड PbCl4। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। जनरली कोवलेंट सॉल्ट्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हुए मिलते हैं। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but आपके सामने बेटे एसिड रेडिकल्स में ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को डिस्कस कर रहा हूं और दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कंपेयर करके पढ़ना इनको आसान होता है। देखो बेटे, इनको समझने के पहले एक छोटा सा ऑर्डर पता होना चाहिए। HF, HCl, HBr, HI हैलाइड्स के ये एसिड्स हैं, हाइड्रा एसिड्स हैं, जिनमें HI सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत इजीली H प्रोवाइड करता है। HBr उससे कुछ कम और HCl, HF उससे कम मिलते हैं। यही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इनके केमिकल बिहेवियर में चेंज डालती है। अब जरा सा तीनों इक्वेशंस को देखते हैं। पहला इक्वेशन NaCl रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, क्या बना? HCl गैस बनी। NaBr प्लस कंसंट्रेट H2SO4, कौन सी गैस बनी? HBr। तो HBr तो रिलीज नहीं हुई ना, मैंने बोला था रिलीज वाली गैस जो है रेड कलर की गैस रिलीज हो रही है वो Br2 की है। और यहां पे मैंने बताया HBr बना, तो होता क्या है? ये जो बेटे HBr बनाना ये रुकता नहीं है, ये HBr कंसंट्रेट H2SO4 को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Br2 में। यानी आपको यहां पर यह बात समझनी होगी कि पहले केस में जो HCl बनी थी वो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाया था, लेकिन HBr ने कर दिया। सेम काम हमारे पास I के साथ भी होगा। NaI में जब आप कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे तो क्या होगा? HI बनेगा। लेकिन ये HI काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H2SO4 को आराम से रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? I2 में। मतलब NaCl के केस में तो HCl गैस बनेगी, लेकिन NaBr और NaI के केस में HBr या HI नहीं, Br2 और I2 बनेगी। हाँ, अगर आपने H2SO4 को रिप्लेस करके बेटे H3PO4 को ले लिया और NaBr का रिएक्शन करवाया तो HBr बना, और ये HBr या NaI के साथ करवाया तो ये HI जो बना, ये HBr और ये HI H3PO4 को रिड्यूस नहीं कर पाते। मतलब अगर आपको मैं कहता हूं कि HBr बनाइए तो बनाने के लिए आप H2SO4 का यूज ना करके H3PO4 का यूज कर लोगे।
सेम HI के लिए भी। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. ये तो मैंने आपको जो रिएक्शन बताया इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कब HCl बनेगा, कब Br2, कब HBr, कब I2, कब HI। अब हम इनके टेस्ट पे बात करने जा रहे हैं कि प्रीलिम और कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करिएगा ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिया, सॉल्ट लिया, सॉल्ट में कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, एक रेड कलर की गैस आई जो कि Br2 थी। हाँ, अगर आप इसमें एक या दो पिंच MnO2 के मिला दो, चुटकी, तो Br2 की गैस बहुत तेजी से बाहर आने लग जाती है, क्योंकि जो HBr बन रहा था उस HBr का रिएक्शन जब तक H2SO4 से होता तब तक MnO2 ने उसे ऑक्सीडाइज करके Br2 में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो Br2 बहुत तेजी से डेंस फॉर्म में बाहर आने लगा। अब इसे कंफर्मेटरी आगे कैसे टेस्ट करें, तो उसके पहले जरा सा हम लोग एक बार प्रीलिम टेस्ट आई का भी देख लें और फिर एक साथ दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाएंगे। हमने NaI में क्या मिलाया, हमारे पास जो सॉल्ट था उसमें हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया अगेन कंसंट्रेट H2SO4, एक वॉयलेट कलर की गैस बाहर आई, ये गैस किसकी थी, I2 की थी। अब ये तो प्रीलिम टेस्ट हो गए। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमने दो तरीके से टेस्ट करना है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट में क्या है, देखो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्लोरोफॉर्म या CCl4 मिला दिया जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और साथ में अपना सॉल्ट डाल दिया। अब आपने इसमें क्या किया कि कुछ क्लोरीन ऐड किया। क्लोरीन जानते हैं आप कि वो रिप्लेस कर सकता है Br या I को, क्योंकि क्लोरीन के पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Cl से Cl निगेटिव में जाना जल्दी चाहता है, ज्यादा है कंपेयर टू Br एंड I। तो Cl ने क्या किया, Cl2 को जैसे ही आपने ऐड किया उसने NaBr को रिप्लेस कर दिया, NaCl बना और Br2 रिलीज हुई। ये Br2 CCl4 में सॉल्युबल हो गई और एक रेड कलर की रिंग बन गई, लेयर बन गई। वैसे ही I वाले केस में NaI आपने मिला दिया इसी नॉन पोलर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म या CCl4 में, और बाहर से फिर से क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन ने I को रिप्लेस किया, I2 रिलीज हुई और ये I2 भी उसमें एक लेयर बना लेती है बेटे जो कि वॉयलेट कलर की होती है। ये तो लेयर टेस्ट हो गया। अब दूसरा टेस्ट बात करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्या है। देखिए बेटे, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्लोराइड आयन का भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास सॉल्ट है, अब आपके पास NaCl, NaBr या NaI का सॉल्ट है, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद का टेस्ट है ये किसी और सॉल्ट पे नहीं बात कर रहा हूं मैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया। नाइट्रिक एसिड क्यों मिलाया अभी मैं बताता हूं, उसके बाद आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाओगे। सिल्वर नाइट्रेट अगर क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में आता है तो AgCl का व्हाइट PPT बन जाता है। ये व्हाइट PPT NH4OH में बेटे सॉल्युबल हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आप देख सकते हो AgNH3 ट्वाइस, कॉम्प्लेक्स में Cl बाहर। दूसरा, अगर आपके पास NaBr है और वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, NaBr के साथ क्या हुआ, जब आपने इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया और फिर उसके बाद आपने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बना जो NH4OH के सोल्यूशन में पार्शियली सॉल्युबल है। और अगर हमारे पास सॉल्ट NaI का है और आपने इसमें नाइट्रिक एसिड मिला के सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया तो AgI का बहुत डार्क येलो प्रेसिपिटेट बनता है, चमकता हुआ प्रेसिपिटेट दिखता है बेटे ये, लेकिन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए किसके, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के बाया सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। नाइट्रिक एसिड का क्या काम है, देखो बेटे, अगर आपके पास सोडियम का जो सॉल्ट आपके पास था उसमें Na2S होता तो ये Na2S सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके Ag2S का क्या बनाता था, ब्लैक PPT बना लेता है और ब्लैक प्रेसिपिटेट बाकी सभी कलर्स को मास्क कर देता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि जब नाइट्रिक एसिड मिलाते हो ना तो ये जो Na2S है ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके H2S गैस बना के बाहर हो जाता है, इसे आपको पहले एलिमिनेट करवाना होता है। यही काम साइनाइड आयन भी करता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे तो वहां पे ये रिएक्शंस में वापस डिस्कस करूंगा, वहां हम डिटेल कवर करेंगे इसको। तो ये हमारे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के प्रीलिम्स और कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिए गए हैं। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. देखिए बेटे, अगर आपको नाइट्रेट आयन को टेस्ट करना है
तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, जरा सा टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू किया, एक रेड ब्राउन कलर की गैस बाहर आना शुरू हुई। ये गैस NO2 गैस है और ये हमारा प्रीलिम टेस्ट हो जाता है नाइट्रेट आयन का। ये NO2 गैस आई कहां से, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जब NaNO3 के साथ बेटे रिएक्शन हुआ किसका, H2SO4 कंसंट्रेट सिस्टम के साथ, तो हुआ क्या, NaHSO4 बना, साथ में HNO3 बना। जी, ये नाइट्रिक एसिड का लैब मेथड है। अब ये जो HNO3 बना, ये HNO3 जब टेस्ट ट्यूब को हीट किया जाता है बेटे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है रेड ब्राउन कलर NO2 गैस का, और यही गैस हमारे पास रेड ब्राउन फॉर्म में बाहर आती है, जो कि आपका प्रीलिम टेस्ट कंफर्म करता है। अब आ जाते हैं इसके कंफर्मेटरी टेस्ट को कि आप इसे कंफर्म कैसे करोगे। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे इसका? देखिए बेटे, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में वही सॉल्ट सोल्यूशन NaNO3 सपोज आपके पास मौजूद है सोडियम एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, साथ में कंसंट्रेट H2SO4 ऐड किया। अब हमने इसमें कुछ कॉपर की टर्निंग्स मिला दी। जी, कॉपर की छीलन। जैसे ही आपने मिलाया, जो NO2 गैस बाहर आ रही थी उसके आने की इंटेंसिटी बढ़ गई। ये हुआ क्यों? देखिए बेटे, जब NaNO3 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा था तो HNO3 बन रहा था। ये HNO3 कॉपर के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाता है और कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर नाइट्रेट में, और हमारा नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है NO2 के फॉर्म में, यानी NO2 के आने की इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है। एंड दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके अलावा आप नाइट्रेट आयन के एक और कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ जा सकते हो, एंड दैट इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। जी, रिंग टेस्ट। अब हम रिंग टेस्ट में क्या करेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप बेटे टेस्ट ट्यूब लेते हो। टेस्ट ट्यूब में हमने अपना सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला सॉल्यूशन NaNO3 का लिया, और बाहर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को वहीं पर उसी समय उसके सॉलिड को लेके, उसके क्रिस्टल्स को लेके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में डालकर, और उसी सॉल्यूशन को हमने फेरस सल्फेट का ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अपनी टेस्ट ट्यूब को आप 45 डिग्री एंगल पे घुमा देते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को साइड से, एजेस से डालते हो। जब आप एजेस से डालते हो और सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आता है, और जिस जंक्शन पे फेरस सल्फेट और NaNO3 का जंक्शन होता है, वहां पर कुछ देर बाद एक रेड ब्राउन कलर की लेयर बनने लग जाती है, एक रिंग बनने लग जाती है, और इस रिंग को ही हम रेड ब्राउन रिंग कहते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट पे सबसे पहले होता क्या है बेटे, जब आप सोडियम सॉल्ट पे, जो आपके पास NaNO3 का सॉल्ट है, आपने उसमें जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो हुआ क्या, वो चेंज हो गया HNO3 में। और ये जो HNO3 है, ये फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ केमिकली रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक सल्फेट में, और साथ में NO गैस बनती है। यहीं पर NO की इंपॉर्टेंस है। ये NO हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन, दैट इज FeSO4.7H2O, जो वाटर के साथ मौजूद होता है, NO इसके कांटेक्ट में आता है और चेंज हो जाता है बेटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeH2O5NO, कॉम्प्लेक्स से बाहर SO4, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। देखिए बेटे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सिस्टम NO है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में पाया जाने वाला NO है वो NO+ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। Fe2 पॉजिटिव NO से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Fe+ में कन्वर्ट हो जाता है, और NO NO+ में, यानी मेरे इस कॉम्प्लेक्स में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और NO नाइट्रोसोनियम फॉर्म में है। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the रेडिकल्स ग्रुप 3, और इसमें सिर्फ आपको एक ही आयन पढ़ना है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन को टेस्ट कैसे करिएगा? आपके पास सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है, यानी कि आपके पास Na2SO4 का सॉल्ट है, और उस Na2SO4 में हमने क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड। BaCl2 मिलाने पे आपको BaSO4 का वाइट PPT मिल जाता है। हमें सिर्फ इतनी ही बातें जाननी है, और ये सारी बातें हो जाती है बेटे आपके पास ग्रुप 3 के लिए। जो मैंने आपको तक बातें बता दी बेटे, ये हमारे एसिड रेडिकल्स के ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के वो आयन्स हैं जो आपके कोर्स में हैं।
अगली क्लास में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ बेसिक रेडिकल्स के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट किस तरीके से लगेगा और कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद हैं, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।